नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि बीएसएससी ग्रेजुएट लेवल 3 का एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। अब काफ़ी ज़्यादा नज़दीक एग्ज़ाम है, मात्र 1 महीने से भी कम का समय रह गया है। तो ऐसे में आपके लिए टेस्ट लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए आप प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट लगाते रहिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो सके और आप एक अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकें। क्योंकि जितना भी टेस्ट होता है आपको एग्ज़ाम पैटर्न पर ही तैयार किया जाता है। तो इसीलिए आप जितना टेस्ट लगाइएगा उतना ज़्यादा आपके लिए फ़ायदा होगा। और जो भी गलतियां आप एग्ज़ाम में कर सकते हैं वो गलती यहाँ हो जाएगा, उसे आप सुधार कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रत्येक दिन आप एक एक टेस्ट लगाते रहिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो जो है आपको यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 2 बुक जो जारी किया गया है, इसी बुक से आज हम लोग 12 नंबर का टेस्ट देखेंगे। इससे पहले 11 टेस्ट करा दिया गया है। अगर अभी तक आप उन सारे टेस्टों को नहीं देखें तो उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए उसे ज़रूर पूरा का पूरा वीडियो देखिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होता है, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में इसे शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और आप जो है इस चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें और नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो इसीलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ज़्यादा टाइम नहीं गवाते हुए इस टेस्ट को हम लोग शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा, इस बुक का ये 12वां टेस्ट है जो कि इस बुक का आखिरी टेस्ट है। इसके बाद भी हम आपके लिए एग्जाम तक टेस्ट लाते रहेंगे, उपलब्ध कराते रहेंगे किसी ना किसी पब्लिकेशन से। तो इसीलिए आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिए, आपको इसका फ़ायदा जरूर मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस टेस्ट को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज जो हम लोग देखेंगे यूनिटेरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश्ड वॉल्यूम 2 बुक जो जारी किया गया उसमें 12 टेस्ट दिया गया है। तो उसका आखिरी टेस्ट यानी 12वां टेस्ट आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। कहता है नीचे जो वह कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है जो 3 देशों से अपनी सीमा साझा नहीं करता, यानी 3 देश से कम देश से अपनी सीमा साझा करता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वैसा राज्य निम्न में से मात्र एक मिजोरम है। कौन? मिजोरम है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। मिजोरम आपको मात्र 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। किस किस देशों के साथ? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? म्यांमार और बांग्लादेश के साथ। मात्र 2 देशों के साथ मिजोरम अपनी सीमा साझा करता है। तो इसीलिए यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा, जो मात्र मिजोरम है जो 3 देशों के साथ सीमा साझा निम्न में से नहीं करता है। अगर बंगाल की बात किया जाए तो पश्चिम बंगाल जो है ये आपको नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। 3 देश तो इसके साथ भी लग गया। आपको अरुणाचल प्रदेश जो है ये भूटान, चीन और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो ये भी 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा कर चुका है। और सिक्किम एवं लद्दाख जो है यह आपको चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इन 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो ये ऊपर के तीनों पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम एवं लद्दाख, ये तीनों चारों जो है आपको 3 देशों के साथ सीमा साझा करता है। मिजोरम मात्र 2 देशों के साथ सीमा साझा करता है। और वो कौन कौन से देश है? मिजोरम जो है म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो इसलिए यहाँ सही आंसर डी नंबर हो जाएगा, मिजोरम। ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे है, निम्न में से किस प्रकार के चट्टानों में कोयले के प्रचुर भंडार पाए जाते हैं। कहता कोयले का प्रचुर भंडार जो है निम्न में से किस में पाए जाते हैं? तो ये पाया जाता है आपको गोंडवाना। कहाँ? गोंडवाना प्रकार के चट्टानों में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है। कहता है भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सी है? तो यह नदी लूनी है। कौन? लूनी है, जो गुजरात के कच्छ में जाकर विलुप्त हो जाती है। तो इसका सही आंसर बी नंबर से आंसर हो जाएगा, लूनी। चलिए आगे कहता है जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे का सही क्रम जो उत्तर से दक्षिण की ओर हो, कौन सा सही क्रम है? तो इसका सही क्रम आपको हो जाएगा बुर्जिल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, जोजिला दर्रा और बनिहाल दर्रा। ये सी नंबर सही क्रम उत्तर से दक्षिण की तरफ दिया गया है। तो सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता निम्न में से पुडुचेरी का कौन सा जिला केरल राज्य में स्थित है। कहता पुडुचेरी का वो कौन सा जिला है जो केरल राज्य में स्थित है? तो ये आपको माहे जिला। कौन? माहे जिला जो है केरल में स्थित है। ध्यान में रखिएगा, डी नंबर से आंसर हो जाएगा माहे जिला। आगे कहता निम्न में से किस राज्य में न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है 2000
2011 की जनगणना के अनुसार। कहता निम्न में से वो कौन सा राज्य है जिनकी न्यूनतम 10 की वृद्धि दर्ज की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो ये आपको नागालैंड है। कौन? नागालैंड है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा नागालैंड। इसकी वृद्धि दर जो है 10 की वृद्धि दर सबसे कम की गई है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है थार्नथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार बिहार का अधिकांश भाग किस जलवायु वर्ग में आता है? तो बिहार का अधिकांश जल वर्ग जो आता है CAW के अंतर्गत आता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो सबसे कम लिंगानुपात आपको मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा मुंगेर। चलिए आगे है और सबसे अधिक अगर पूछेगा तो गोपालगंज बताइएगा 1021। ध्यान रखिएगा ये जनगणना 2011 के अनुसार यह डाटा दिया है। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। जो कथन सही नहीं दिया गया है, कहता है एशिया महाद्वीप में देशों की जनसंख्या सबसे अधिक है। कहता है एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है। यह गलत है, सही नहीं दिया गया। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी ऊपर सब सही दिया गया है, आप उसे पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्न में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से वो कौन सा देश है जो स्थलरुद्ध देश नहीं है? तो ये आपको कोलंबिया हो जाएगा। कौन? कोलंबिया जो है आपको स्थलरुद्ध देश नहीं है। बाकी बोल्विया और पराग्वे ये दोनों स्थलरुद्ध देश है। ये ध्यान में जरूर रखिएगा। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे कहता है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको एंजिल जलप्रपात। कौन? एंजिल जलप्रपात है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा एंजिल जलप्रपात। इसकी ऊंचाई जो है आपको 979 है। क्या? 979 मीटर इसकी ऊंचाई है, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे कहता है बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? कहता है बिहार का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाला जिला है? तो इसका सही आंसर आपको कैमूर हो जाएगा। क्या होगा? कैमूर। बी नंबर से आंसर हो जाएगा कैमूर। आगे कहता है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में न्यूनतम जनघनत्व है? 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम जनघनत्व है? तो इसका सही आंसर आपको कैमूर हो जाएगा। क्या होगा? कैमूर हो जाएगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा कैमूर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपको भील है। कौन है? भील है। आपको कहीं कहीं गोंड मिल जाता है, लेकिन गोंड गलत है, ये भील सही आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है? बौद्ध का सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ जो है आपको त्रिपिटक है। क्या है? त्रिपिटक है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। और ये 3 पिटक कौन कौन से हैं ये आप एक बार जरूर सुन लीजिए। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। कौन? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। यही 3 पिटक है जो बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। चलिए आगे है। आगे कहता है दक्षिण भारत में किस वंश का शासन पाल एवं प्रतिहार वंश के शासन के समकालीन था? कहता है दक्षिण भारत में किस वंश का शासन जो था पाल एवं प्रतिहार वंश के समकालीन था? तो ये था आपको राष्ट्रकूट। कौन? राष्ट्रकूट। ए नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रकूट। आगे कहता है बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू शासक का उल्लेख किया है? कहता है कि बाबर जो है अपनी आत्मकथा जो है लिखा है बाबरनामा जिसका नाम है, उसमें किसका एकमात्र हिंदू राजा है जिसका उल्लेख उन्होंने अपनी बाबरनामा में किया है, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको, उसमें जो वर्णन किया गया था ये आपको मेवाड़ और विजयनगर इन दोनों शासकों का वर्णन उसमें किया गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत थे? कहता जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई थी उस समय मुगल साम्राज्य में कितने प्रांत थे ये आपको बताना है। तो उस समय मुगल साम्राज्य में 21 प्रांत थे। कितना? 21 प्रांत थे। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामी
भूस्वामियों व पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त कराना होगा। कहता है कि किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों और पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। सी नंबर से आंसर हो जाएगा भगत सिंह के द्वारा। चलिए आगे है। आगे का 1857 के विद्रोह को जन्म देने में कौन सा कारण जिम्मेदार है? कहता 1857 का विद्रोह जो हुआ था इसको जन्म देने में कौन सा प्रमुख कारण जिम्मेदार था? तो इसका प्रमुख कारण जो जिम्मेदार था लॉर्ड डलहौजी का हड़प नीति, ये भी था। अवध विलय, ये भी था। सैनिकों से भेदभावपूर्ण व्यवहार, ये भी था। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी कारण जिम्मेदार था। आगे कहता है दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है आपको गुजरात में। कहाँ? गुजरात में। ध्यान रखिएगा, दुनिया का पहला नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? गुजरात में। सी नंबर से आंसर हो जाएगा गुजरात। चलिए आगे है। आगे कहता है दोस्तों कि निम्न में से कौन सा प्राणी द्विलिंगी प्रणाली का उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कॉकरोच। कौन? कॉकरोच। डी नंबर से आंसर हो जाएगा कॉकरोच। आगे कहता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है ये आपको अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार में स्थित है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड, क्या है? पॉलीसेकेराइड नहीं है। पॉलीसेकेराइड नहीं है तो ये आपको गैलेक्टोज, कौन है? गैलेक्टोज। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। यहाँ 24 में आपको डी नंबर से 24 में डी नंबर से आंसर आपको हो जाएगा गैलेक्टोज। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? कहता है निम्नलिखित में वो कौन सा विटामिन है जिसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? तो ये विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? नीचे दिए गए में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? तो कैंसर आपको संक्रामक रोग नहीं है। बाकी मलेरिया, हैजा, एंथ्रेक्स ये सब जो आपको संक्रमिक रोग है। आगे कहता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की इकाई जो होता है ये टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा टेस्ला। ध्यान में रखिएगा, ए नंबर टेस्ला। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है ये आपको क्लोरीन इलेक्ट्रिक बल्ब, ये आपको सुमेलित नहीं है। बाकी मैग्नीशियम आतिशबाजी सही है। यूरेनियम परमाणु बम सही है। जिंक गैल्वेनीकरण सभी सही दिया गया है। सी नंबर से आंसर नहीं होगा। सी नंबर आपको गलत दिया गया है। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा क्योंकि आपको यही पूछता है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ आपको सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है। आइए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कहता है लैंगिक, क्या है? लैंगिक जनन से अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? कहता है लैंगिक जनन जो है इससे अनुवांशिक विचरण कैसे होता है ये आपको बताना है। तो ये कहता है जीन के सम्मिश्रण से होता है, यह सही है। क्रोमोसोम में बदलाव से होता है, यह भी सही है। जीन के मिश्रण से सफलिंग होता है, यह भी सही है। तो उपयुक्त में सभी सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी सही है। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सी वह भौतिक घटना है जिसके आधार पर एक सरल पारदर्शी पेरिस्कोप कार्य करता है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक घटना है जिसके आधार पर सरल पारदर्शी या पेरिस्कोप कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश का परावर्तन। क्या होगा? प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है वायु शक्ति में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? कहता है वायु शक्ति में कौन सा ऊर्जा है जो विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गतिज ऊर्जा। कौन? गतिज ऊर्जा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा जो है आपको विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वो सत्य है? तो ये कथन जो गलत दिया गया है ये है आपको क्या है? श्यानता कठोर द्रव तथा गैस का एक विशिष्ट गुण है, यह गलत है। बाकी सब सही दिया गया है। तो ए नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा जो गलत दिया गया है। बाकी सब सही दिया गया है, आप लोग इसे देख लीजिएगा। चलिए आगे है।
आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें भी गलत ढूंढने कह रहा है। तो जो गलत है ये आपको कहता है पानी के भीतर बुलबुला उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। ये उत्तल लेंस नहीं बल्कि अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, ये गलत दिया गया है। उत्तल लेंस नहीं होगा, अवतल होगा। अगर अवतल रहता तो सही हो जाता है। यहाँ गलत सत्य नहीं दिया गया, यही पूछा जाता, नहीं गलत कौन है यही पूछा है, तो बी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। बाकी सब सही दिया गया है, जरूर आप लोग देखिएगा। चलिए आगे है, कहता निम्नलिखित में से कौन एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन है एक है जो प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो ये आपको नायलॉन जो है आपका प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये कृत्रिम बहुलक है। इसे प्रयोगशाला में मानव के द्वारा बनाया गया है, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे कहता है हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनता है। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो पानी बनता है, क्या होता है, पानी बनता है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा, पानी बनता है। चलिए आगे है, कहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है, कहता है प्रच्छन्न बेरोजगारी जो है इसका सामान्यतः अर्थ क्या होता है, तो इसका सामान्य अर्थ होता है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। क्या है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है दलहन का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है। दलहन का सर्वाधिक उत्पादन जो है निम्नलिखित में से किस देश में होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। कहाँ, भारत में दलहन का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, भारत जो है पूरे दुनिया का 25% दलहन अकेले उपजाता है। ध्यान रखिएगा 25%। चलिए आगे है, आइए दोस्तों आगे 38 में कहता है 15वें वित्त आयोग ने राज्य की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रखने की सिफारिश की है। कहता है 15वें वित्त आयोग जो है राज्य की हिस्सेदारी कितनी प्रतिशत रखने की सिफारिश की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 41%। कितना, 41%। सी नंबर से आंसर हो जाएगा 41%। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहकारी कृषि। क्या है, सहकारी कृषि। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, आगे करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। कहता है हाल ही में आयोजित IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो ये आपको गुजरात टाइटंस ने जीता। किसने, गुजरात टाइटंस ने जीता है। ध्यान रखिएगा, और किसे हराकर, तो राजस्थान रॉयल्स को हराकर जीता है। 7 विकेट से जीता था, ये भी ध्यान रखिएगा। राजस्थान रॉयल्स को हराया किसने, गुजरात टाइटंस ने, और कितना से, तो 7 विकेट से। चलिए आगे है, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा, गुजरात टाइटंस ने IPL 2011 का खिताब जीता है। चलिए आगे कहता है बिमस्टेक क्या है। बिमस्टेक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जो सही नहीं है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। कहता है इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुआ था, सही है। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में, यह भी सही है। यह दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच संपर्क प्रदान करता है, यह भी सही है। तो डी नंबर गलत हो जाएगा, जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे है, देखिए इसमें सदस्य देश के बारे में कहा। कहता है बांग्लादेश, इसका सदस्य बांग्लादेश, भूटान, भारत, सॉरी एक बार देख लीजिए, इसका सदस्य देश जो डी में बताया गया बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका है। तो इसका सही आंसर आपको इसमें क्या होगा, इसका सही सदस्य जो है बांग्लादेश तो है ही, भूटान भी है, भारत भी है, म्यांमार भी है, नेपाल भी है, और म्यांमार भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश सही है, भूटान भी सही है, भारत भी सही है, और इसमें थाईलैंड नहीं दिया गया। इसमें जो है थाईलैंड नहीं दिया गया है, ये ध्यान में रखिएगा। थाईलैंड नहीं, इसका सदस्य देश जो होता है एक बार आप देख लीजिए, भारत होता है। कौन, भारत होता है, पहले नंबर पर भारत होता है, दूसरा बांग्लादेश, तीसरा म्यांमार, चौथा थाईलैंड, और आखिरी जो होता है श्रीलंका होता है। ये जो आपको नेपाल और भूटान दिया गया ये इसका सदस्य देश नहीं है, ध्यान रखिए। मालदीव जो है इसका सदस्य देश नहीं है, मालदीव नहीं होगा, बाकी सब के सब होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे है, कहता है भारत की प्रथम महिला संसद कौन थी। भारत की प्रथम महिला संसद जो थी कौन थी, तो ये थी आपको राधाबाई सुब्बारायन। कौन, राधाबाई सुब्बारायन। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है मार्च 2022 में 5वीं संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण सभा कहाँ संपन्न हुई है, तो ये संपन्न हुई आपको
नैरोबी में। कहाँ? नैरोबी में। बी नंबर से आंसर हो जाएगा नैरोबी। आगे कहता है नेपाल की संसद का नाम क्या है? नेपाल की संसद जो है इसका नाम क्या है? तो राष्ट्रीय पंचायत इसका नाम है। क्या है? राष्ट्रीय पंचायत इसका नाम है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय पंचायत। चलिए आगे है। आगे कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन कब हुआ है? कहता है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका गठन कब हुआ है? तो इसकी स्थापना आपको 11 अप्रैल 1919 को हुआ। कब? 11 अप्रैल 1919 को हुआ है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। और इसका मुख्यालय आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ? जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे कहता है विश्व पर्यावरण क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस आपको 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कांचीपुरम क्या? कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है? तो कांचीपुरम का मंदिर जो आपको चेन्नई में स्थित है। कहाँ? चेन्नई में स्थित है। ये 8वीं सदी का मंदिर है। कहाँ की? 8वीं सदी का मंदिर है और इसे नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ क्या है? शपथ ग्रहण का प्रावधान है। कहता है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शपथ ग्रहण का प्रावधान है? तो इसका प्रावधान आपको अनुसूची 3 में दिया गया। किसमें? अनुसूची 3 में दिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए शुरू से अंत तक जरूर देखिए। इसे मिस नहीं कीजिए। प्रत्येक दिन एक एक टेस्ट जरूर लगाइए। आप लोग बार बार हम कह रहे हैं कि प्रत्येक दिन एक टेस्ट लगाइए। जितना टेस्ट लगाइएगा उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कहता है भारत के संविधान में केंद्र व राज्य के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लेखित योजना पर आधारित है? तो यह आधारित जो है यह आधारित है आपको भारत सरकार अधिनियम 1935 के योजना पर आधारित है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान क्या है? संविधान सभा के चुने गए पहले भारत क्या है? संविधान सभा के चुने गए पहले अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अस्थाई अध्यक्ष जो चुने गए थे ये आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। किसे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुने गए थे। और इससे पहले वो अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया है? कहता है निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक जन्मपत्री कहकर संबोधित किया है? तो ये थे आपको के.एम. मुंशी। कौन? के.एम. मुंशी ने ऐसा कहा था। ए नंबर से आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको ढूंढना है। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये आपको बी नंबर से आंसर हो जाएगा। जो सुमेलित नहीं दिया गया है यह गलत दिया गया है। ये जो आपको अनुच्छेद 216 जो है ये उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय ये नहीं बल्कि उच्च न्यायालय का गठन इसमें दिया गया। किसमें? अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन दिया गया है। बाकी सब सही दिया गया है। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? कहता है राज्य का आवश्यक तत्व निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान। जनसंख्या तो चाहिए, भूभाग भी चाहिए, संप्रभुता भी चाहिए, पर संविधान तो पूरे देश में एक है। ये इसकी आवश्यकता नहीं है किसी राज्य के गठन के लिए। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा कहता है निम्नलिखित में से किसे संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? कहता है संविधान जो है संविधान के द्वारा किसे मौलिक अधिकारों को लागू करने का अधिकार दिया गया है, शक्ति दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इससे पहले वाले टेस्ट में भी हम बता चुके हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आपको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है? कहता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो जोड़ा गया है ये किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। किसके? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ध्यान रखिएगा। और ये आपको 1976 में जोड़ा गया था, जो कि 42वां संविधान संशोधन था। काफ़ी ज़्यादा इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। तो बी नंबर
यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। कौन? मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। चलिए यहाँ ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल जो होते हैं इसके सदस्य नहीं होते हैं। कौन? तो ये आपको दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। बाकी यही दो शामिल नहीं होते हैं, बाकी सभी शामिल होते हैं। तो सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। कहता है मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो यह उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कहता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन कर सकता है। तो ये आपको करता है कौन? संसद के दोनों देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो कौन कर सकता है। तो ये लोकसभा अध्यक्ष। कौन? लोकसभा अध्यक्ष कर सकता है। बी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारतीय संविधान का अभिभावक है। भारतीय संविधान का अभिभावक किसे माना गया है। तो यह माना गया है आपको सर्वोच्च न्यायालय। किसे? सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का अभिभावक माना गया है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है क्या है? समशिष्ट अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। तो यह माना जाता है जे.एम. किन्स को। किसे? जे.एम. किन्स को माना जाता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटना के क्रम में के अनुसार सजाएं। कहता है निम्न में जो घटना दी गई है इसे उसके कालक्रम के अनुसार सजाइए। तो इसका सही क्रम जो होगा पहले महालनोबिस मॉडल हो जाएगा एक नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको योजना अवकाश हो जाएगा दूसरे नंबर पर। और तीसरे नंबर पर आपको गॉडगिल मॉडल हो जाएगा। तीसरे स्थान पर गॉडगिल मॉडल हो जाएगा और चौथे स्थान पर आपको रोलिंग प्लान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपको 4-1-3-2 4-3-1-2 सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आप इसे एडजस्ट करके देख लीजिएगा। चलिए आगे है। आगे कहता है भारत में किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सिफारिश की थी। कहता है वह कौन सी समिति है जिन्होंने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो ये सिफारिश किया था आपको बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा यह सिफारिश की गई थी। तो बी नंबर से आंसर हो जाएगा। यह सिफारिश आपको 1957 में किया गया था। कब? 1957 में किया गया था। ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वह कौन सी समिति है जिसके सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की गई है। तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर। तो यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था। कहता है भारत सरकार जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था। तो ये किया था 1986 में। कब? 1986 में। ए नंबर से आंसर हो जाएगा 1986। चलिए आगे है। कहता आंतरिक सुरक्षा अकादमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा अकादमी जो है यह कहाँ अवस्थित है। तो यह अवस्थित है माउंट आबू में। कहाँ? माउंट आबू में। इससे पहले वाले सेट में भी यह क्वेश्चन आ चुका था। अगर आप दिए होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे कहता है प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है। प्रिंस ऑफ वेल्स कप जो है ये किससे संबंधित है। तो गोल्फ से। किससे? गोल्फ से संबंधित है। सी नंबर से ए नंबर से आंसर हो जाएगा गोल्फ। चलिए आगे है। आगे कहता है बिहार में बाढ़ के कारणों में कौन सही नहीं है। कहता है बिहार में जो बाढ़ आता है, बाढ़ आने का कौन सा कारण इसमें सही नहीं दिया गया है। जो सही नहीं है ये कहता है बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना। क्या है? बिहार में बहुउद्देशीय परियोजना, ये गलत दिया गया, ये सही नहीं दिया गया है। जो गलत दिया गया उसी को ढूंढना था। तो सी नंबर से आंसर हो जाएगा। और बिहार में बाढ़ आने का कारण क्या है। बिहार में हिमालय नदियों का प्रभाव है, इसी कारण से बाढ़ आती है। नदियों द्वारा मार्ग बदलना ये काफ़ी मुश्किल सिद्ध साबित होता है। और मानसून के समय सर्वाधिक वर्षा के कारण बाढ़ होते रहता है। तो यहाँ जो नहीं कारण है नहीं, तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा जो कि गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
आगे का था दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। कहता है निम्न में से बिहार का वह कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो नेपाल के साथ जो अपना सीमा साझा नहीं करता है ये मधेपुरा है। कौन? मधेपुरा है जो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी पश्चिम चंपारण, सुपौल और सॉरी ये मधुबनी ने मधेपुरा क्या होगा? मधेपुरा होगा। ये आपको मधेपुरा होगा। डी नंबर इसका सही आंसर जो सही आंसर होगा, जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। बाकी पश्चिम बंगाल पश्चिमी चंपारण, सुपौल और मधुबनी ये तीनों जिला निम्न में से नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। नेपाल के साथ बिहार के टोटल 7 जिला जो है, टोटल 7 जिला जो है बिहार का, वो नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। ध्यान रखिएगा कितना? 7। ये आपको एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कितना? 7 जिला ऐसे हैं जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और कौन कौन से जिला हैं ये आप एक बार जरूर सुनिए और हो सके तो नोट कर लीजिएगा। तो ये जिला है पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। एक बार और सुन लीजिए वो 7 जिला कौन कौन से हैं? पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये 7 जिला हैं बिहार के जो नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो यहाँ डी नंबर से आंसर हो जाएगा मधेपुरा, जो सीमा नेपाल के साथ साझा नहीं करता है। तो डी नंबर से आंसर हो जाएगा मधेपुरा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। आगे कहता है जारवा। क्या है? जारवा जनजाति किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में निवास करती है? जारवा जनजाति जो है ये आपको अंडमान निकोबार में स्थित है। कहाँ? अंडमान निकोबार में स्थित है। डी नंबर से आंसर हो जाएगा। ये जारवा जनजाति जो आपको अंडमान निकोबार में निवास करती है। डी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। और आज का इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन कहता है पहाड़ों की नगरी। क्या है? पहाड़ों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो डुरंगपुर को। किसे? डुरंगपुर को पहाड़ों की नगरी या फिर पहाड़ों की नगरी के नाम से जाना जाता है, डुरंग शहर को। बी नंबर से आंसर हो जाएगा डुरंग शहर को। ये राजस्थान में स्थित है डुरंग शहर, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ बी नंबर से आंसर हो जाएगा 70 का डुरंगपुर। दोस्तों ये वीडियो जो है यही समाप्त हुआ। जितना भी इसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स का वीडियो शामिल किया गया था उन सारे क्वेश्चन को आपको करा दिया गया है। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए यूजफुल सिद्ध हुआ होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं सभी में इसे शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और इस चैनल को सपोर्ट मिल सके, मेरा जो मेहनत है वो सफल हो सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, घंटी दबा लें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके, बिना मेहनत किए हुए मिल सके। तो इसीलिए ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट जरूर करें। चलिए इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए अंदाज में। तब तक के लिए आप पढ़ाई में लगन रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।